दिल्ली के गांधी मेमोरियल ऑडिटोरियम ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय समिट का आयोजन हुआ, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। विश्व में बिगड़ रहे हालात को देखते हुए एक चिंता का विषय है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, और वहीं बात करें इजराइल और फिलिस्तीन की, जहां तीसरे विश्व युद्ध की ओर विश्व बढ़ते जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई समाधान न निकलते हुए ये एक चिंता का विषय है। भारत के कूटनीति के तहत कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान मिली है, वहीं ग्लोबल समिट में भी एक उम्मीद जताई जा रही है। ये भारत इस स्तर पर मध्य स्तरता का काम कर सकता है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राजेश यादव, साउथ एशिया समिट के अध्यक्ष से पत्रकारों ने खास बात की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज विश्व के हालात हैं, तो कहीं न कहीं भारत इसमें एक अच्छी पहल कर सकता है। हम लोगों का सबका भाग्य अच्छा है कि देश की जानी मानी हस्ती आसाम से लेके पूरा यहाँ तक एजुकेशन फील्ड में छाए हुए हैं, महान पुरुष है। इनका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। प्रिय रंजन दास त्रिवेदी जी आपके सामने हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पूछें। डॉक्टर साहब, आज ये जो ग्लोबल समिट प्रोग्राम हुआ है, इनके किन मुद्दों को लेके, अहम मुद्दों को लेके हैं जो ये समिट किया गया है? आज का मुख्य विषय ये है कि जितनी दुनिया की समस्याएं हैं वैश्विक, चाहे भारतवर्ष की हो या कहीं और की हो, उसका निदान कैसे होगा। खासकर कि युद्ध हो रहा है, उससे पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, उसे कैसे रोका जाए। साथ ही साथ बाकी जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, अशांति की है, दोषपूर्ण शिक्षा नीति की है, या फिर जनसंख्या विस्फोट की है, प्रदूषण की है, सभी के बारे में समस्या खोजने के लिए एक तरीका है दुनिया भर में लड़ाई न हो। इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, मतलब विश्व एक परिवार है, और एक परिवार है, एक सरकार होगी। वैश्विक सरकार कैसे बने, एक ऐसा पार्लियामेंट हो जिसमें कि हर एक देश के लोग मेंबर हों, ताकि किसी देश को कोई घाटा ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इसीलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट की कल्पना की गई है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे, जो हमारे सांसद हैं उसके अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, इस पर चर्चा हो रही है। और यह आजकल दोनों चर्चा चलेगी, और साथ साथ देखना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र जो बनाया गया था बहुत अच्छे उद्देश्य से, अभी क्या हो गया है, कुछ देशों की के चंगुल में आ गया है। सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, उनकी मोनोपोली है, वो वीटो चलाते हैं और किसी की बात मानते नहीं हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका होती तो फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई नहीं होती, और साथ ही साथ यूक्रेन और रूस में लड़ाई नहीं होती। तो क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक बेकार संस्था हो गई है, मृतप्राय हो गई है, उसे जिंदा कैसे करना है, उस पर कैसे सुधार लाना है, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स की बात करनी है, उस पर भी चर्चा हो रही है। कहने का मतलब है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटा कुछ नहीं है। जो सरकारें हैं हो सकता है थोड़ी देर के लिए न माने, हमें जनता को मनाना है, तभी काम होगा। जितनी सरकारें बनती हैं वो जनता बनाती है। जनता अभी जागरूक नहीं है, इसलिए वो इस तरह की सरकारों को चुनती है, जहाँ पर की बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और सरकार खुश है कि जनता त्रस्त रहे और हमको वोट देती रहे। इसीलिए इन सरकारों को भी प्रबोधित करना है, इनको गाइड करना है, इनकी मनोवृत्ति शुद्ध करना है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं रातों रात बन जाए, समय लगेगा। अभी जो भारत सरकार है, राज्य सरकार जितने हैं, उनके लोगों को भी मनोवृत्ति परिवर्तित करनी पड़ेगी, मनोवृत्ति शुद्ध करनी पड़ेगी, तभी जाकर के बात आगे बढ़ेगी। इसी सब बात से आगे बढ़े। बताइए आप। सर, आज ये जो ग्लोबल समिट है, ये किन मुद्दों को लेके है और क्या क्या मेन मुद्दे हैं आपके? आज की जो समिट यहाँ हो रही है, जिस हाल में आज ये समिट का आयोजन किया गया है, इसमें देश भर से लोग आए हैं, और बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए हुए हैं। जो ये भीड़ में बैठे हुए लोग आम लोग नहीं थे। आसाम से भी आए हैं, जयपुर से भी आए हैं, साउथ से हमारे कई मित्र आए हुए हैं। मैं साउथ एशियन कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो उस चेयरमैन के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। एक सार्क कंट्री से पीस के लिए एक कमेटी बनाई थी। अभी काठमांडू में हमारा सम्मेलन हुआ था, विश्व आत्मा भारत गांधी की अध्यक्षता में। वहाँ हमको बांग्लादेश ने प्रस्तावित किया था, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमको सपोर्ट किया। तो ये सबके पीछे एक ही रहस्य है। 2 बार इस समय विश्व में चल रहे हैं, और तीसरा शुरू होते बचा है, पाकिस्तान वाला। तो अगर ये 3 बार हो गए, और किसी भी व्यक्ति ने, इन देशों ने अगर एक भी एटम बम छोड़ दिया, तो विश्वात्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे
कि हम पंजाब तक तो सिमट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि कुछ उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आ जाएगा। और पाकिस्तान अगर रिप्लाई में इंडिया ने एटम बम फेंक दिया तो पाकिस्तान तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान या इंडिया ख़त्म होने से बात नहीं है, मानवता ख़त्म हो जाएगी, संतानें ख़त्म हो जाएंगी, आने वाला युग अंधकारमय होगा। इसको रोकने के लिए आज ये समिट बुलाई गई है। इसके लिए हम कई देशों में, अभी हमारा नेपाल में कार्यक्रम हुआ था और वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा, 120 देशों ने उसमें हिस्सा लिया। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि हमारा प्रस्ताव इतना अच्छा हो कि यूएन चाहता है और इन दोनों युद्धों में कोई भी एक दखलंदाजी नहीं कर पा रहा, ना यूक्रेन को रोक पा रहा, ना रसिया को रोक पा रहा, ना इजराइल को रोक पा रहा। अगर जिस तरह बात की, आज विश्व की बात करें, विश्व में 2 बड़े देश, 4 बड़े देशों आपस में लड़े हैं, जैसे चाहे यूक्रेन और रशिया को ले लीजिए या फ़िलिस्तीन या इजराइल को ले लीजिए, मगर अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, चाहे इसको विश्व ताकत कहा जाता है, अमेरिका जैसे देश भी इसमें मौन खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 दुकानें बड़ी हैं, एक रशिया एक अमेरिका। ये कब चाहेंगे कि युद्ध बंद हो, क्योंकि दोनों के असले बिकते हैं, दोनों का बिजनेस बढ़ रहा है, दोनों के एटम बम की बिक्री बढ़ेगी। तो ये दे नीड कि आपस में लड़ते रहो और हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। कहाँ अमेरिका और कहाँ दखलंदाजी ले रहा है, वहाँ भी उसकी सेनाएं पहुँच गई हैं। यही हाल रसिया का भी है, डिवाइड एंड रूल। अमेरिका ज़्यादा कुछ हो रहा है, रसिया थोड़ा सा कम हो रहा है। रसिया और चाइना सब बिजनेस के लिए मानवता को ख़त्म कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहे हैं, विश्व को ख़त्म कर रहे हैं। विश्व धरातल पर अगर मानव जाति नहीं रह जाएगी तो किस पे राज करेंगे? अगर सेना ही नहीं रहेगी तो बचाएगा कहाँ? विशेषकर मैं अपने भारत देश को कह रहा हूँ, चाहे कोई हो, अगर भारत ही नहीं बचेगा तो हम जी कर क्या करेंगे? मान लीजिए इंडियंस जो कि बाहर की ओर बसे हैं वो बच भी गए तो यहाँ आके क्या करेंगे? ना उनके लोग रहेंगे, ना उनकी धरती रहेगी, केवल जल ही जल रहेगा। और जल को कितना प्यार कर सकते हैं। अगर बात की जाए, जैसे कि अभी कई बार देखा गया, कई देशों ने कहा कि क्या ऐसा लगता है? मैं उनकी इस कल्पना को बहुत अच्छा मानता हूँ और मैं खुल के बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब करने की कोशिश न करिए, अब कर दीजिए। आपका मित्र रसिया भी है और आपकी जान पहचान अमेरिका से भी है। इन दोनों पे आप जब दबाव डालेंगे तभी युद्ध बंद होगा, क्योंकि इस युद्ध के पीछे मलेशिया भी है और मलेशिया के ऊपर किसका हाथ है, यूक्रेन के ऊपर किसका हाथ है, ये जग जाहिर है। रसिया और अमेरिका अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, इसलिए युद्ध कराना उनकी मजबूरी हो गई है। और मोदी जी के लोग हम धन्यवाद देते कि उन्होंने दोनों कंट्री में गए और विशेषकर यूक्रेन में जाते समय जहाँ कुछ बचे ही नहीं है और वहाँ भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर बात की जाए तो इन दोनों देश भारत बिल्कुल करेगा और पूरा विपक्ष माननीय मोदी जी के साथ है। हमारी बात जब अखिलेश जी से भी होती है, शिवपाल जी से भी होती है, तो पूरी तरीके से वो युद्ध बंद करने के पक्ष में है और उन्होंने खुल के कहा है कि जिस कंट्री में जाना पड़े हमें, हम खुद भी जा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जब कैसे देखा जाएगा? राजनीतिक कटाच पर हम विश्वास नहीं करते। हमने केवल अखिलेश जी का नाम लिया और शिवपाल जी का नाम लिया। खुली हवा से, खुले दिमाग से अगर कोई सपोर्ट करेगा तभी युद्ध होगा, वरना आपने देखा महाभारत में कितने आदमी मारे गए, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाए, क्योंकि शकुनी भी हैं वहाँ पर। तो शकुनी वाले लोगों की दाल अब नहीं गलने वाली है। अब ये विश्व युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मेरा एक सवाल, तैयारी चल रही है, क्या लगता है फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा? देखिए, गठबंधन होने की कगार पे है। आदरणीय गांधी जी कुछ स्टेटमेंट देते हैं और उसको माननीय अखिलेश जी एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन अभी समझौता होना था सीटों पे, जहाँ वो मांग रहे थे वो देने को, उन्होंने शुरू में 6 सीटें अपनी डिक्लेयर की थी। अगर कांग्रेस चाहेगी तो उनको सीटें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन नहीं चाहेगी तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करें।